हाय गाइस, वेलकम टू रुचिता's टेल्स। आज मैं ला रही हूँ आपके लिए जाने माने लेखक मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी मंत्र। यह कहानी लोगों की मानसिकता को प्रदर्शित करती है। आज वक्त बदल गया है, लोग बदल गए हैं, लेकिन विचार नहीं बदले। अमीर के प्रति गरीब की सोच और गरीब के प्रति अमीर की सोच में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मैंने इस कहानी में शब्दों के साथ थोड़ा सा हेरफेर करने की कोशिश की है, इस कहानी का सरलीकरण करने के लिए। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्लीज बताइएगा। आइए सुनते हैं मंत्र। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। गाड़ी दरवाजे के सामने खड़ी थी कि दो कहार एक डोली लिए आते दिखाई दिए। डोली के पीछे एक बुजुर्ग लाठी लिए चले आते थे। डोली दवा खाने के सामने आकर रुक गई। बुजुर्ग ने धीरे धीरे आकर दरवाजे पर पड़ी चिक से झांका। ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए भी भय हो रहा था कि कोई घुड़क न बैठे। उसने डॉक्टर साहब को देखकर भी कुछ कहने का साहस ना कह सका। डॉक्टर साहब ने चिक के अंदर से गरज कर कहा, कौन है, क्या चाहता है? डॉक्टर साहब से बुजुर्ग ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, बड़ा गरीब आदमी हूं, मेरा लड़का कई दिनों से। डॉक्टर साहब ने सिगार जलाकर कहा, कल सवेरे आना, मैं इस वक्त मरीजों को नहीं देखता। बुजुर्ग ने घुटने टेक कर जमीन पर सिर रख दिया और बोले, साहब, लड़का मर जाएगा हुजूर, 4 दिन से लड़के ने आंखें नहीं खोली। डॉक्टर चड्ढा ने कलाई पर नजर डाली। केवल 10 मिनट शेष और थे। गोल्फ स्टिक खूंटी से उतारते हुए बोले, कल सवेरे आना, कल सवेरे, यह हमारे खेलने का वक्त है। बुजुर्ग ने पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी और रो रो कर बोला, साहब, एक निगाह देख लें, बस एक निगाह, लड़का हाथ से चला जाएगा। 7 लड़कों में यही बच रहा है हुजूर, हम दोनों आदमी रो रो कर मर जाएंगे सरकार। आप बहुत ऊंचाइयों पर जाएं दीन बंधु। डॉक्टर ने सोचा, ऐसे उजड़ देहाती यहां प्रायः रोज आया करते हैं। डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित थे। कोई कितना भी कुछ कहे, पर वे अपनी ही रट लगाते जाएंगे, किसी की सुनेंगे नहीं। धीरे से चिक उठाई और बाहर निकलकर गाड़ी की तरफ चले गए। बुजुर्ग यह कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा, सरकार, बड़ा धर्म होगा हुजूर, दया कीजिए, बड़ा दीन दुखी हूं, संसार में कोई और नहीं है बाबूजी। मगर डॉक्टर साहब ने उसकी ओर मुंह फेर कर देखा तक नहीं। कार पर बैठकर बोले, कल सवेरे आना, और कार चली गई। बुजुर्ग कई मिनट तक मूर्ति जैसे खड़े रहे और सोचता, संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। शायद उसे अब भी विश्वास न आया था। सभ्य समाज इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका ऐसा हृदय को चुभने वाला अनुभव अब तक न हुआ था। वह पुराने जमाने के लोगों में से था जो किसी की लगी हुई आग को बुझाने में, मुर्दों को कंधा देने में, किसी का छप्पर उठाने में और किसी की कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहता था। जब तक बुजुर्ग को कार दिखाई दी, तब तक वह टकटकी लगाए उस ओर ताकते रहे। शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी। फिर उसने कहारों से डोली उठाने को कहा। डोली जहां से आई थी वहीं चली गई।
चारों ओर से निराश हो वह डॉक्टर चड्ढा के पास आया था। इनकी बड़ी तारीफ सुनी थी। यहां से निराश हो फिर वह किसी और डॉक्टर के पास नहीं गया। उसने सब भाग्य भरोसे छोड़ दिया। उसी रात 7 साल का हंसता खेलता बालक अपनी बाल लीलाओं को समाप्त करके इस संसार से स्वर्ग सिधार गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था। इसी का मुख देखकर वह जीते थे। इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाएं भाएं करने लगी। बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकलकर अंधकार आते स्वर से रोने लगी। कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया, लेकिन इसके साथ ही अपने स्वास्थ्य की भी रक्षा की, जो एक साधारण बात थी। यह उनके नियत जीवन का आशीर्वाद था कि 50 वर्ष की अवस्था में भी उनकी चुस्ती फुर्ती युवकों को लज्जित करती थी। उनके हर एक काम का समय नियत था। इस नियम से वो जौ भर भी न टलते थे। बहुधा लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन उस समय करते हैं जब वो रोगी हो जाते हैं। डॉक्टर चड्ढा उपचार और संयम का रहस्य खूब समझते थे। उनकी संतान संध्या भी इसी नियम के अधीन थी। उनके केवल 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। तीसरी संतान हुई नहीं। इसीलिए श्रीमती चड्ढा भी अभी जवान मालूम होती थी। लड़की का तो विवाह हो चुका था, लड़का कॉलेज में पढ़ता था। वही माता पिता के जीवन का आधार था। शील और विनय का पुतला, बड़ा ही रसिक, बड़ा ही उदार, विद्यालय का गौरव, युवक समाज की शोभा। मुखमंडल से तेज की छटा तो ऐसे निकलती थी जैसे कोई प्रज्वलित दीपक को प्रकाशित कर रहा हो। आज उसकी 20वीं सालगिरह थी। संध्या का समय था। हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई थी। शहर के रईस और हुक्काम एक तरफ, कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठे भोजन कर रहे थे। बिजली के प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था। आमोद प्रमोद का सामान भी जमा था। छोटा सा खेल खेलने की तैयारी थी। खेल स्वयं कैलाश नाथ ने लिखा था और वही मुख्य भूमिका में भी थे। इस समय वह एक रेशमी कमीज पहने नंगे सिर नंगे पांव इधर से उधर मित्रों की आवभगत में लगा हुआ था। कोई पुकारता, कैलाश जरा इधर आना। कोई कहता, कैलाश क्या उधर ही रहोगे। सभी उसको छेड़ते, चुगले करते। बेचारे को जरा दम मारने का भी अवकाश न मिलता था। सहसा एक रमणी ने उसके पास आकर पूछा, क्यों कैलाश, तुम्हारे सांप कहाँ हैं? जरा मुझे भी दिखा दो। कैलाश ने उससे हाथ जोड़कर कहा, मृणालिनी, इस वक्त मुझे माफ करो, कल दिखा दूंगा। मृणालिनी ने आग्रह किया, जी नहीं, तुम्हें दिखाना पड़ेगा, मैं आज नहीं मानूंगी। तुम रोज कल कल करते हो। मृणालिनी और कैलाश दोनों सहपाठी थे और एक दूसरे के प्रेम में पगे हुए। कैलाश को सांपों को पालने का, उनको नचाने का और खिलाने का शौक था। तरह तरह के सांप पाल रखे थे। उनके स्वभाव और चरित्र की परीक्षा करता रहता था। थोड़े ही दिन हुए थे, उसने विद्यालय में सांपों पर एक व्याख्यान सुनकर दंग रह गए। यह विद्या उसने एक बड़े सपेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटियों का जमा करने की उसे बीमारी सी थी। इतना पता भर चल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी है, फिर उसे चैन न आता था, उसे लेकर ही छोड़ता था। यही व्यसन था। इस पर हजारों रुपए फूंक चुका था। मृणालिनी
कई बार आ चुकी थी, पर कभी सांपों को देखने के लिए इतनी उत्सुक ना हुई थी। यह कह सकते हैं कि आज उसकी उत्सुकता सचमुच जाग गई थी, या वह कैलाश पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती थी। पर उसका आग्रह बेमौका था। उस कोठरी में कितनी भीड़ हो जाएगी, भीड़ को देखकर सांप कितना चौंकेंगे, और रात के समय उन्हें छेड़ा जाना कितना बुरा लगेगा। इन बातों को उसे जरा भी ध्यान न आया। कैलाश ने कहा, नहीं, कल जरूर दिखा दूंगा। इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी तो नहीं सकूंगा। कमरे में कितनी भीड़ हो जाएगी कि पैर रखने की जगह भी नहीं मिलेगी। एक मौसा ने छेड़कर कहा, दिखा क्यों नहीं देते? जरा सी बात के लिए टाल मटोल कर रहे हो। मिस गोविंद, आप हरगिज न मानना। दूसरे मुहासे ने और रद्दा चढ़ाया। मिस गोविंद इतनी सीधी सादी है ना, तभी तो आप इतना भाव खाते हो। कोई और होती तो इसी बात पर नाराज हो जाती। तीसरे मुहासे ने मजाक उड़ाया, अजीब बोलना छोड़ देती, भला कोई बात है? और इस पर आपका दावा है कि आप मृणालिनी के लिए जान हाजिर है। मृणालिनी ने देखा कि ये सौदे उसे रंग पर चढ़ा रहे, तो बोली, आप लोग मेरी वकालत ना करें, मैं खुद अपनी वकालत कर लूंगी। मैं इस वक्त सांपों का तमाशा देखना नहीं चाहती। चलो, छुट्टी हुई। इस पर मित्रों ने ठट्ठा लगाया। एक साहब बोले, देखना तो आप बहुत कुछ चाहती हैं, लेकिन दिखाई भी तो। कैलाश को मृणालिनी की झेपी हुई सूरत को देखकर मालूम हुआ कि इस वक्त उसका इनकार वास्तव में उसको बुरा लगा है। जैसे ही प्रीति भोज समाप्त हुआ और गाना शुरू हुआ, उसने मृणालिनी को और अन्य मित्रों को सांपों के दरबे के सामने ले जाकर महुअर बजाना शुरू किया। फिर एक एक खाना खोलकर एक एक सांप को निकालने लगा। वाह, क्या कमाल था! ऐसा जान पड़ता था कि वे कीड़े उसकी एक एक बात, उसके मन का एक एक भाव समझते हैं। किसी को उठा लिया, किसी को गर्दन में डाल लिया, किसी को हाथ में लपेट लिया। मृणालिनी बार बार मना करती कि इन्हें गर्दन में ना डालो, दूरी से दिखा दो, बस जरा नचा दो। कैलाश की गर्दन में सांपों को लपटे देख उसकी जान निकलती थी। वह सोच रही थी कि मैंने व्यर्थ ही इनसे सांपों को दिखाने को कहा, मगर कैलाश एक ना सुनता। प्रेमिका के सम्मुख अपनी सर्प कला का प्रदर्शन का ऐसा अवसर वह कब चूकता। एक मित्र ने टीका किया, दांत तोड़ डाले होंगे। कैलाश हंसकर बोला, दांत तोड़ डालना मदारियों का काम है, किसी के दांत नहीं तोड़े गए हैं। कहिए तो दिखा दूं। कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बड़ा जहरीला सांप दूसरा नहीं है। अगर किसी को काट ले तो वो आदमी आनन फानन में मर जाए, लहर भी ना आए। इसके कांटे पर मंत्र नहीं चलते। चलो इसके दांत दिखा दूं। मृणालिनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं नहीं कैलाश, ईश्वर के लिए इसे छोड़ दो, तुम्हारे पैरों पड़ती हूं। इस पर एक दूसरे मित्र बोले, मुझे तो विश्वास ही नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मान लेता हूं। कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़कर कहा, नहीं साहब, आप आंखों से देखकर मानिए। दांत तोड़कर वश में किया तो क्या किया? सांप बड़ा समझदार होता है। अगर उसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी से मुझे कोई हानि ना पहुंचेगी, तो वह उसे हरगिज ना काटेगा। मृणालिनी ने जब देखा कि कैलाश पर इस वक्त भूत सवार है, तो उसने यह तमाशा ना करने के विचार से कहा, अच्छा भाई, अब यहां से चलो। देखा, गाना शुरू हो गया है।
आज मैं भी कोई चीज सुनाऊंगी। यह कहते हुए उसने कैलाश का कंधा पकड़कर चलने का इशारा किया और कमरे से निकल गई। मगर कैलाश विरोधियों की शंका का समाधान करके ही दम लेना चाहता था। उसने सांपों की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई, इतनी जोर से दबाई कि उसका मुंह लाल हो गया। देह की सारी नसें तन गईं। सांप ने अब तक उसके हाथों ऐसा व्यवहार न देखा था। उसकी समझ में न आता था कि यह मुझसे क्या चाहते हैं। उसे शायद भ्रम हुआ कि मुझे मार डालना चाहते हैं, अतः वह आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। कैलाश ने उसकी गर्दन को खूब दबाया और उसका मुंह खोल दिया और उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, जिन सज्जनों को शक हो आकर देख लें। आया विश्वास या अब भी कुछ शक है? मित्रों ने आकर उसके दांत देखे और चकित हो गए। प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने संदेह को स्थान कहां? मित्रों की शंका निवारण करके कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी और उसे जमीन पर रखना चाहा, पर वह काला गेहूं क्रोध में पागल हो रहा था। गर्दन नरम पड़ते ही उसने सिर उठाकर कैलाश की उंगली में जोर से काटा और वहां से भागा। कैलाश की उंगली से टप टप खून टपकने लगा। उसने जोर से उंगली दबाकर और अपने कमरे की तरफ दौड़ा। वहां मेज की दराज में एक जड़ी रखी हुई थी, जिसे पीसकर लगा देने से घातक विष भी रफू हो जाता था। मित्रों की हलचल पड़ गई। बाहर महफिल में खबर हुई। डॉक्टर साहब घबरा कर दौड़े। फौरन उंगली की जड़ कसकर बांध दी गई और जड़ी पीसने के लिए दी गई। डॉक्टर साहब जड़ी के कायल ना थे। वह उंगली का डसा हुआ भाग नस्तर से काट देना चाहते थे, मगर कैलाश को जड़ी पर पूर्ण विश्वास था। मृणालिनी पियानो पर बैठी हुई थी। यह खबर सुनते ही दौड़ी और कैलाश की उंगली से टपकते हुए खून को रुमाल से पोंछने लगी। जड़ी पीसी जाने लगी, पर उसी 1 मिनट में कैलाश की आंखें झपने लगी। ओठों पर पीलापन दौड़ने लगा, यहां तक कि वह खड़ा न रह सका, फर्श पर ही बैठ गया। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ। इतने में जड़ी पीस कर आ गई। मृणालिनी ने उंगली पर लेप किया। 1 मिनट और बीता। कैलाश की आंखें बंद हो गईं। वह लेट गया और हाथ से पंखा झेलने का इशारा किया। माँ ने दौड़कर उसका सिर गोद में रख लिया और बिजली का टेबल फैन लगा दिया। डॉक्टर साहब ने झुक कर पूछा, कैसी तबीयत है? कैलाश ने धीरे से हाथ उठा लिए, पर कुछ बोल ना सका। मृणालिनी ने करुण स्वर से कहा, क्या जड़ी कुछ असर न करेगी? डॉक्टर साहब ने सिर पकड़कर कहा, क्या बतलाऊं, मैं इसकी बातों में आ गया। अब तो नस्तर से भी कोई फायदा ना होगा। 8 घंटे तक यही हाल रहा। कैलाश की दशा प्रति क्षण बिगड़ती जाती थी, यहाँ तक कि आंखें पथरा गई, हाथ पांव ठंडे पड़ गए, मुख की कांति मलिन पड़ गई। नाड़ी का कहीं पता नहीं। मौत के सारे लक्षण दिखाई देने लगे। घर में कोहराम मच गया। मृणालिनी एक और सर पीटने लगी। माँ अलग पछाड़े खाने लगी। डॉक्टर साहब को मित्रों ने पकड़ लिया, नहीं तो वह नस्तर से अपनी गर्दन को मार देते। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है अब भी जान बच जाए। यह मुसलमान सज्जन से इसका समर्थन किया। अरे साहब, कब्र में पड़ी हुई लाशें जिंदा हो गई हैं, ऐसे ऐसे बाकमाल पड़े हुए हैं। डॉक्टर चड्ढा बोले, मेरी अक्ल पर तो पत्थर पड़ गया था कि इसकी बातों में आ गया। नस्तर लगा देता तो यह नौबत ही क्यों आती। बार बार समझाता रहा कि बेटा सांप ना पालो,
मगर कौन सुनता था। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। ये था कहानी का पहला भाग। इसका अंतिम भाग मैं जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।